Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope you all are doing well. Well, as you all know that I am your biology teacher at Brightcase Public High School, and I warmly welcome you all to my biology class, to my and your biology class. So, as you all know that this is our third video from your first chapter, Transportation in Living Organism, from class 10th, and this video is basically related to your third chapter. So before starting the video, you should all open your books. अपने सामने अपनी किताबें खोल कर रखें ताकि आपको मेरा टॉपिक जो मैं समझा रही हूँ इजीली समझ आ सके, और अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखें ताकि आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें जो मेरी वीडियो में और आपके बुक में सेम टू सेम है। ठीक, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस वीडियो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बात की थी। प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशंस के मेथड, यानी कि आपकी फर्स्ट वीडियो थी ट्रांसपोर्टेशन के इंट्रोडक्शन पे। देन द सेकंड वीडियो इज़ अबाउट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर। वी स्टडीड अबाउट 4 डिफरेंट मेथड्स, दैट वाज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टर्जर प्रेशर। Today's lecture is about transport of salts in plant, transpiration, factors affecting the rate of transpiration, and the importance of transpiration. So let's begin. Let's start with the video. Well, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन प्लांट्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट हाउ टेक प्लेस इन प्लांट। सो दिस हैज़ बीन सेड दैट प्लांट के पास 2 तरह के इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem. ठीक है, xylem are those tissues which are used for transport of water and dissolved salts, whereas phloem are those tissues which are used for the transportation of food. यानी कि xylem वो tissues होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, और phloem are those tissues which are used for the transport of food from one part of the cell to the second part of the cell. ठीक है, यानी एक प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो फूड और पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन टिश्यूज़ को कहा जाता है xylem and phloem। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होंगी कि पानी जो प्लांट हासिल करता है वो करता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि अपटेक ऑफ मिनरल एंड वाटर जो होता है वो ऑब्वियसली कहाँ से होता है, वो होता है रूट से। वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड रूट्स। प्लांट इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू 3 पार्ट्स। प्लांट के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक उनका रूट जो अंडर द अर्थ होता है, यानी ज़मीन के नीचे होता है। दूसरा जो होता है उनका स्टेम, तना, जो यानी कि ऊपरी हिस्से पे होता है, एंड देन आर लीव्स जो उसके ऊपर होते हैं। ठीक, अच्छा, रूट्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स होते हैं। प्राइमरी रूट्स, ठीक है, प्राइमरी रूट्स से लेटर ऑन सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं। अच्छा, इन रूट्स पर होते हैं रूट हेयर जो पानी की एब्जॉर्प्शन या मिनरल की एब्जॉर्प्शन में काम देते हैं। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप जो होता है वो रूट कैप बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द रूट होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर काम करते हैं बेसिकली अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ज़मीन से। एक तो उनका काम होता है प्लांट को एंकरिंग करना, और दूसरा का काम क्या होता है, अपटेक ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक स्ट्रक्चर है रूट का, दिस इज कॉल्ड रूट टिप। ये बेसिकली रूट के लोअर बॉटम में रूट टिप होती है। अच्छा, रूट के ऊपर इस तरह के हेयर्स मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड रूट हेयर्स। अच्छा, रूट के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो सेल्स पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर दोज टिश्यूज विच आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करना और उसको तने से गुजार कर पत्ते तक लेकर जाना, फिर पत्ते में जो खुराक बनती है उसको नीचे रूट सेल्स तक लेकर आना, ये सारा काम होता है इन 2 टिश्यूज़ का, जाइलम एंड फ्लोएम। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट। होता कैसे है, क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपके पास ये मिनरल्स जो है मिनरल्स एंड वाटर डिज़ोल्व जो होते हैं वो कैसे लीफ तक पहुंचते हैं और आपके पास कैसे फूड जो है वो नीचे आता है। बेसिकली दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कि आपके पास जब भी मिनरल वाटर जो है रूट से इंटर होता है, रूट इंटर करता है किसी को वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स को। अब चूँकि रूट के इर्द गिर्द जो होता है वो पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है और रूट के अंदर जो होती है वाटर क्वान्टिटी कम होती है। अच्छा, रूट के अंदर जो होती है वो
डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड डिजॉल्व मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है हैज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वाटर कम होने की वजह से वहाँ क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल ज़्यादा होंगे, और बाहर क्या होगा, बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। सो वाटर क्या करता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम हाईली कंसनट्रेटेड एरिया टू लोअर कंसनट्रेटेड एरिया। ये आप 4 मेथड्स में पढ़ चुके हो कि किस तरह फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, लोअर कंसनट्रेटेड रीजन क्या होती है, मूवमेंट होती है। सो वाटर इंटर्स रूट्स बाय रूट हेयर, क्योंकि वाटर क्योंकि सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, और बाहर का जो वो पानी होता है वो लोअर कंसनट्रेटेड होता है। सो इसी वजह से वो पानी क्या करता है, सेल के अंदर मूव इंटर करता है बाय रूट्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। अच्छा, दिस इज कॉल्ड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। दैट दिस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अलाउज वाटर एंट्रेंस इनटू रूट, यानी कि फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू इट मूव्स टुवर्ड द lower concentration. This is the process by which water enters the root, and from the root xylem and phloem takes this water to the upper portion of the plant. यानी कि इस तरह plant from cell to cell या आपके पास from one part to another part of the tissue travel करता है। Hope ये clear? Let's move to the next slide. अच्छा, दिस इज अपटेक्स ऑफ मिनरल बाय रूट्स, यानी कि अब वाटर जैसे ही इंटर हो जाता है रूट हेयर के जरिए सेल में, ठीक। अब ये सेल क्या करेगा, अब ये जाइलम और फ्लोइम फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सेल इट गोज टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेल, यानी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्रॉम ऑल सेल, फ्रॉम वन सेल टू ऑल दोज सेल्स विच नीड वाटर, क्योंकि अब पत्ते तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना ही स्टेम वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, इस वाटर को अपटेक करते हैं, अपटेक करने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक। अच्छा, एपिडर्मल सेल पासिस दिस वाटर इनटू जाइलम। अब जैसे ही रूट एयर के अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद रूट एयर से इट गोज इनटू एपिडर्मल सेल, देन एपिडर्मल सेल पासिस दिस वाटर इनटू द जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं, एक का काम क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और दूसरे का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस, यानी एक पुल होता है फ्रॉम लोअर ग्रेडियंट टू हायर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर इनटू द सेल, यानी कि फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्लांट मूव करता है इनसाइड ऑफ द प्लांट, एंड दिस इज ऑल कॉल्ड एसेंट सैप। एसेंट सैप फिर मैं बता दूं इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अंदर के सेल में क्या होता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मटीरियल्स, एंड आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, सो आउटर ऑफ द सेल, यानी कि रूट के बाहर का जो पानी होता है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये वाटर क्या करता है, मूव करता है इनसाइड ऑफ द सेल। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एसेंट सैप। सो अपटेक ऑफ मिनरल बाय रूट्स, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। So can we move to the next slide? That is called transpiration. What is transpiration? Transpiration is basically a process. Transpiration एक ऐसा process है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए क्या करता है, प्लांट वाटर को लूज करता है, प्लांट से वाटर रिमूव होता है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट इज एब्सॉर्ब। पानी हर टाइम क्या होता है, क्योंकि ज़मीन में पानी बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है, तो प्लांट क्या करता है, हर वक्त वो पानी को क्या करता है, ज़मीन के रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करता रहता है। अब चूँकि प्लांट के अंदर वाटर की एक्सीड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, उस पानी जो कि उसकी किसी काम का नहीं होता, तो एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बाय एवोपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी एवोपरेशन के अमल से जो पानी कोई भी पौधा लूज करता है उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन का अमल होता कहाँ पे है, ट्रांसपायरेशन का अमल होता है स्टोमेटास ऑफ द सेल। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड स्टोमेटास? पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा दूँ स्टोमेटास की। आपके यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही होगी स्टोमेटा की। आपको पता है कि स्टोमेटास आर ऑल्सो कॉल्ड हैज द गार्ड सेल्स, यानी कि स्टोमेटास वो सेल्स होते हैं जो पानी के यानी कि वो पोजीशंस होती हैं किसी भी प्लांट की जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अच्छा, स्टोमेटा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते बल्कि ट्रांसपायरेशन भी करते हैं। स्टोमेटास के ज़रिए एक्सेस वाटर प्लांट से रिमूव होता है एवोपरेशन के अमल से।
अच्छा, तो आई होप ये आपको क्लियर है ट्रांसपायरेशन. सो लेट्स बी बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपायरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय एवोपरेशन. ठीक, स्टोमेटास भी आपको समझ आ गए कि स्टोमेटास क्या होते हैं. स्टोमेटास आर दोज ओपनिंग बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एज वेल एज ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस. ठीक. अच्छा, प्लांट रिक्वायर्स मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल. जैसे ही प्लांट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है. अब ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट की ये जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट होगा उतनी ही वो पानी प्लांट को क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी. और क्योंकि अगर प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. क्योंकि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए उसका सारा पानी लॉस हो जाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, फ्लैक्सेट हो जाएगा. एट अ टाइम वो इट विल बिकम टोटली ड्राई एंड डल. सो बेसिकली ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट भी, एब्जॉर्प्शन ऑफ water from the root is also that much necessary as the process of transpiration. So as the water losses increases, the cell in higher region becomes concentrated, so osmotic pressure increases at the base of plant. होता क्या है, जैसे जैसे अब ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज करता जाता है, प्लांट की बेस पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर पानी का लॉस हो जाएगा. तो जब पानी का लॉस हो जाएगा एवोपरेशन के जरिए, तो फ्रॉम द बेस पानी और एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि सेल के अंदर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अगेन कंसंट्रेटेड हो जाएगा. जब सेल के अंदर का ग्रेडियंट कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेटेड रीजन से यानी बाहर के रीजन से पानी को मजीद एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. तो दिस इज ऑल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से. ऑस्मोटिक प्रेशर एट द बेस ऑफ द प्लांट यानी एट द रूट ऑफ द प्लांट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और इसी इंक्रीज होने की वजह से प्लांट मोर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज क्लियर. अच्छा, अब एक पुल होगा. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से प्लांट में क्या हो जाएगा, एक पुल क्रिएट होगा. अब वो पुल क्या करेगा, पानी लोअर एट द बेस से पानी को अपवर्ड मूव करेगा टू द लीफ ऑफ द प्लांट. क्योंकि लीफ में क्या हो रही है, ट्रांसपायरेशन हो रही है. जितना ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी लॉस होता जाएगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एट द बेस पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा. और इसी पुल की वजह से पूरे प्लांट में पानी का ट्रांसफर होता रहेगा. और ये ट्रांसपायरेशन की वजह से ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस ट्रांसपायरेशन होगी तो कंटिन्यूस कितना हो जाएगा, आपके रूट्स जो होंगे वो वाटर को और एब्जॉर्ब करते जाएंगे और थ्रू आउट द प्लांट उसको पुल करते जाएंगे. ठीक, जैसे ही ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाएगा आपका ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज इफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज. दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन और द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन. अच्छा, आज इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन. यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है. दैट इज टेम्परेचर एंड विंड, यानी टेम्परेचर एंड विंड. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज लाइट एंड फोर्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेल, अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो व्हाट इज टेम्परेचर, हैज़ वी ऑल नो दैट. जैसे ही आपके पास बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही माहौल आपका ड्राई होता जाएगा तो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, स्टोमेटास की ओपनिंग ज़्यादा होती जाएगी और आप ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. जैसे ही ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा प्लांट क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से मोर वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा एट द बेस. अच्छा, विंडी वेदर में भी क्या हो जाता है, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है. क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इर्द गिर्द इलाके में जितना भी वो वाटर वेपर्स की शक्ल में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. जिसकी वजह से मोर वाटर क्या हो जाता है, प्लांट से निकलना शुरू हो जाता है. एंड यानी कि अगर वेदर ड्राई होगा या विंडी होगा तो ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर वेदर कोल्ड होगा और हवा में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. यानी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट,
ह्यूमिडिटी, अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी इज़ अ कंडीशन जब आपका वेदर बाहर बिल्कुल ड्राई होगा, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, मौसम खुश्क होगा तो इट विल इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, हवा में नमी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, इट विल डायरेक्टली क्या होगा, ये डिक्रीज कर देगा ट्रांसपायरेशन रेट को, और अब मज़ीद ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। यानी कि ट्रांसपायरेशन रेट अगर होती भी है तो वो क्या हो जाएगी, हैज़ कम्पेयर टू ड्राई, वो क्या होगी, स्लो होगी। यानी अगर ह्यूमिडिटी फैक्टर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी में अगर मौसम ड्राई होता है तो इट विल इंक्रीज द ट्रांसपायरेशन, लेकिन अगर मौसम ह्यूमिड होता है यानी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो इट विल डिक्रीज द ट्रांसपायरेशन रेट। लेट्स गो टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज लाइट। अच्छा, लाइट की बात की जाए तो एज वी ऑल नो दैट लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपायरेशन, क्योंकि लाइट क्या करता है, लाइट ही टोटल कंट्रोल करता है ट्रांसपायरेशन के रेट को। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना मौसम क्या हो जाएगा, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके पास उतनी ही ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगी। यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि स्टोमेटास जो होते हैं उनकी मूवमेंट भी कौन कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट भी कंट्रोल करता है आपकी लाइट। यानी लाइट जितनी ज़्यादा होगी स्टोमेटास की ओपनिंग होगी, लाइट कम होगी स्टोमेटास की ओपनिंग नहीं होगी। इसीलिए ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन जो होती है वो ड्यूरिंग डे टाइम होती है, क्योंकि रात को इन द एब्सेंस ऑफ लाइट स्टोमेटास आर मोस्टली क्लोज, क्योंकि स्टोमेटास दिन को ओपन होते हैं और रात को क्लोज होते हैं, तो इनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, लाइट की वजह से स्टोमेटास की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा, जब आप स्टोमेटास ही ऑफ होंगे, क्लोज होंगे, तो वो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा बनिस्बत दिन के जब स्टोमेटास की ओपनिंग होगी, और वहाँ ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। let's go to the next slide, that is stomata। जो कि मैंने कहा stomatas are the guard cells, they have the following structure, these are the openings, यानी कि वो opening है जहाँ से क्या हो जाती है, exchange of गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर सेल से जो रिमूव होता है वो होता है थ्रू दिस स्टोमेटास। दीज आर द ओपनिंग विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ। अच्छा, ये आपके पास स्टोमेटास कहाँ पे होते हैं, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है आपके पत्तों पर, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपायरेशन होती है वो अक्सर पत्ते से होती है। अच्छा, मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूँ स्टोमेटास के बारे में कि फ्रॉम द अपर सेल लोअर बॉटम सेल कंसिस्ट ऑफ मोर स्टोमेटास। किसी भी पत्ते की अगर बात की जाए तो उसकी अपर सरफेस पर स्टोमेटा की क्वांटिटी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस। ज़्यादातर स्टोमेटास पाए जाते हैं लोअर सरफेस पे। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों होता है, ऊपर सरफेस पे क्यों ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि अपर सरफेस पे लाइट उनको क्या करती है, डायरेक्ट हिट करती है। लाइट हिट करने की वजह से उनमें ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उसी ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए प्लांट से ज़्यादा वाटर ना निकाला जाए, ज़्यादा एवोपरेशन ना हो, ज़्यादा एवोपरेशन को अवॉइड होने के लिए प्लांट के अक्सर लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटास होते हैं। अच्छा, ये देखिए ड्यूरिंग डे स्टोमेटास की ओपनिंग होती है जिससे एक्सचेंज ज़्यादा इजीली हो सकता है, ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होती है, जबकि ड्यूरिंग नाइट ये बिल्कुल क्लोज होते हैं। इस क्लोज होने की वजह से आपके पास जो होती है एक्सचेंज बहुत कम हो जाती है। होप ये क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई होगा, इट विल क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना रिडक्शन होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब बिल्कुल लो हो जाएगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। दिस आर द फोर फैक्टर्स which you have studied। नंबर 1 आपने पढ़ा टेम्परेचर, सेकंड पढ़ा आपने लाइट, थर्ड पढ़ा आपने लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। these are the four main factors that affects रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हम सब ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक का अपना रोल होता है ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करना। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन भी आपको होप सो क्लियर हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी कहीं मसला हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर ऑन इन द ग्रुप।
चलें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। भाई एक्चुअली ये प्रोसेस तो हो रहा है प्लांट में, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों होता है ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो बात की जाए अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की, तो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू अपटेक वाटर फ्रॉम रूट्स। अगर ट्रांसपायरेशन ना हो तो एक दफ़ा तो वाटर पहुँच जाए प्लांट तक, अब वो एक्सेस वाटर कहाँ रिमूव हो, और प्लांट लेटर ऑन कैसे जो है थ्रू द रूट ट्रांसफ़र हो सके, अपपुल हो सके टेल द लीफ, यानी वाटर रिमूव होगा तभी तो ग्रेडियंट आपके पास कंसनट्रेटेड होगा। तो ग्रेडियंट को कंसनट्रेटेड करने के लिए वाटर का रिमूवल बहुत लाजमी है, और ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो अपपुल की वजह से फ्रॉम द रोड पानी कभी भी ऊपर पत्ते तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर पानी पत्ते तक नहीं पहुंच पाएगा, इट मीन्स इट विल टोटली लूज वाटर। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट टू अपटेक वाटर फ्रॉम द रूट्स। अच्छा, सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट है सेल सरफेस मॉइस्ट। जितना ट्रांसपायरेशन रेट क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सेल की सरफेस, जो सेल की सरफेस अपर सरफेस होती है, उसको मॉइस्ट रखती है, और जब तक वो मॉइस्ट होगा उससे क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ईजीली होंगी, और अगर गैसेस एक्सचेंज ईजीली होंगी तो प्लांट क्या रहेगा, उतना फ्रेश रहेगा। तो प्लांट को जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देती है, फ्लैक्सेट कर देती है, दैट इज़ इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन बशर्ते कि अगर उसको उतनी क्वांटिटी में ज़मीन से पानी ना मिले, अगर ज़मीन का पानी कम हो जाएगा और ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज़ कर जाएगी, तभी प्लांट क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर पानी क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल है, तो उसको ट्रांसपायरेशन रेट इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और वो प्लांट क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो आप प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस ट्रांसपायरेशन रेट की वजह से, क्योंकि जितना ट्रांसपायरेशन रेट, जितना आपका माहौल खुश्क होता जाएगा, उतनी ही ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज़ करती जाएगी, और वाटर की नीड क्या हो जाएगी प्लांट के लिए, उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर है। ट्रांसपायरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, एंड आपके पास जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज दैट आर यूज्ड फॉर द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ ऑफ द प्लांट। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होप ये सब आपको क्लियर है। अल्लाह हाफिज़।